हेलो माय लर्नर्स। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 साइंस का। हम लोग 9 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 9 चैप्टर के बाद अब तो यहाँ पर आपको फर्स्ट शुरू में ही एक इमेज दी गई है कि जो बच्चे हैं वो कुछ उठा रहे हैं पार्क से और पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि अवधि और आयुष जो है वो मॉर्निंग वॉक पर गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो अवधि ने देखा कि कुछ शेल्स वहाँ पर रखे हैं और उनको उठाने की उसने कोशिश की। तो उसकी मम्मी ने कहा कि प्लीज़ इसे मत उठाओ, कि हो सकता है ये किसी जो है लिविंग स्नेल, मतलब स्नेल जो ज़िंदा है उनका ये घर भी हो सकता है और इवन वो उनकी बॉडी का एक पार्ट भी हो सकता है। तो अवधि आयुष वंडर हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि शेल मूव भी नहीं कर रहा है तो वो एक लिविंग बींग कैसे हो सकता है उसके अंदर। तो थोड़ी देर के बाद जब वो स्कूल गए तो उन्होंने ये इंसिडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और फिर सब मिलकर अपने टीचर के पास गए। तो टीचर से पूछा कि कैसे एक जो शेल है जो इवन मूव भी नहीं कर रहा है वो उनकी बॉडी का एक पार्ट हो सकता है, एक लिविंग स्नेल की। तो टीचर ने जो है वो क्लास में डिस्कशन शुरू किया लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। तो इस बात के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी दी। उसमें क्या कहा है कि हमारे पास बहुत सारी थिंग्स हमारे चारों तरफ होती हैं। चलिए अपनी क्लासरूम में देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे। जैसे पेंसिल आपके हाथ में है, जो बुक जो आप पढ़ रहे हैं, पिजन है वो जो नियर विंडो के बैठा है। तो आपको अपनी अजम्पशन के बेसिस पे आपको क्या लगता है, जैसे उनको लगा कि जो शेल है वो मूव नहीं कर रहा है तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो उन्होंने वो, जैसे अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें शेल और आपका गेस है कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, एनएल रीज़न क्यों है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है। फिर मैम से डिस्कस करेंगे, मैम कहेगी करेक्ट आंसर वो एक लिविंग थिंग है। करेक्ट आंसर क्या है कि लिविंग थिंग जो स्नेल है उसकी बॉडी जो है वो शेल जैसी हार्ड है, वो उसके अंदर रोटेट होकर छुप सकता है। तो वो रीज़न यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरीके से पेंसिल है वो एक नॉन लिविंग है, क्यों, क्योंकि उसका वो सांस नहीं ले रही है। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है। करेक्ट आंसर भी नॉन लिविंग ही है। और अगर करेक्ट आंसर का रीज़न ये नहीं है तो आप वो लिखिए, इस तरीके से इसको फिल करिए। तो विथ वट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग है अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग। अपने जो टेबल को देखिए। अब आपने सोचा कि पेंसिल जो है वो नॉन लिविंग है लेकिन पिजन जो है वो लिविंग है, क्यों, क्योंकि पिजन उड़ सकता है, घूम रहा है। अब आप व्हाट डू यू थिंक, अब डिफरेंसेस क्या है लिविंग बिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। आपके अकॉर्डिंगली कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आपने आइडेंटिफाई किया कि मूवमेंट है वो एक सिमिलैरिटी है लिविंग बिंग्स में, ठीक है। जो आपने ये भी देखा होगा कि कार भी मूव कर रही है, तो क्या कार भी लिविंग है। तो इस तरह के कुछ टास्क है, पर जो ऐसे काम है जो आप तो कर सकते हैं लेकिन जो कार है वो नहीं कर सकती है। तो यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बिंग। आप खुद एक लिविंग बिंग का वंडरफुल एग्जाम्पल है। आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप थिंक अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें लिविंग और नॉन लिविंग के लिए कैटेगराइज करें और उसको आप अपने आप से कंपेयर करिए। ऐसा कोई सा काम है जो आप कर सकते हैं और वो नहीं कर सकता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और कार के अंदर जो नहीं है। कार जैसे फॉर एग्जांपल, कार जो है वो कभी भी बड़ी नहीं होगी। एक साइज़ जो आपने लिया है वो कई सालों तक सेम ही रहेगा, जबकि आप जो है वो हर साल जो है बड़े हो रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो नॉन लिविंग है? यस। तो नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या करा, अब आप एक कैरेक्टरिस्टिक और यूज़ कर सकते हैं लिविंग नॉन लिविंग में, कि वो ग्रो करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ग्रो नहीं करते हैं। और कुछ ऐसी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बिना लिविंग बिंग हो ही नहीं सकते। जैसे सांस लेना है, अब आप सांस लेते हैं लेकिन कार सांस नहीं लेती, लेकिन जो आपके बर्ड्स हैं वो सब आपके। तो हमने अभी तक क्या कैटेगराइज करा, हमने सबसे पहले किया मूवमेंट, एक वन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा क्या है, लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। तो आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो अपने आप से चल सकती हैं। डू यू थिंक दैट ऑल 5, जो 5 थिंग्स आपने लिखी हैं उनको लिविंग कह सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मूव कर रही हैं? तो अगर हम करें तो सपोज रोबोट है आपकी क्लास में तो रोबोट भी मूव कर रहा है, कार है आपकी, टॉय कार है आपके पास, वो भी मूव कर रहे हैं। हाउएवर, बल्कि अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एनिमल्स मूव करते हैं लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं करते। लेकिन क्या प्लांट्स को आप लिविंग कंसिडर करेंगे? यस, प्लांट्स लिविंग है। तो अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते लेकिन वो कुछ फीचर्स जो है वो मूवमेंट है जो वो शो करते हैं। जैसे ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर जो है वो रात को
बंद हो जाते हैं और सुबह वो खुल जाते हैं। उसके बाद मूवमेंट का एग्जाम्पल है प्लांट्स में। एक और एग्जाम्पल है कि प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं थोड़े बहुत। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो उसको खाते हैं। ड्रोसेरा एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस का, जो इंसेक्ट खाता है अपने खाने के लिए। ड्रोसेरा इज फीचर्ड विद द सोसर शेप्ड लीव्स हैविंग मैनी हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ अनइक्वल लेंथ। जो ये फिगर आपको दिखाई गई है ये ड्रोसेरा की है कि इसके अंदर जो है अनइक्वल लेंथ के जो है हेयर्स होते हैं, और सोसर जो चाय पीने का ये जो ट्रे होती है उस जैसा इसका शेप होता है। वेनेवर एन इंसेक्ट एंटर्स द सोसर, जैसे ही कोई इंसेक्ट इस सोसर के अंदर आता है, हेयर्स जो है वो अपने अंदर अंदर की तरफ मूव करते हैं और वो बंद हो जाते हैं। इंसेक्ट्स के जो इंसेक्ट होता है उसके ऊपर जो हेयर्स हैं वो स्टिकी होते हैं, थोड़ा उसमें चिपचिपाहट होती है, वो उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म। आप कोई मैकेनिज्म है इसको ऑब्जर्व करिए। क्लाइंबर्स जो है वो विंड के साथ क्लाइंबर्स ऑल्सो वाइंड देमसेल्व अराउंड एनी ऑब्जेक्ट। जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स कौन से पौधे होते हैं जो ज़मीन पर रिंग कर बढ़ते हैं, और एक कोई भी चीज़ होती है आप उसके तरफ वो अपने आप घूम जाते हैं, अपने आप बढ़ते रहते हैं। जैसे हम बेल वगैरह लगाते हैं उसके चिपक के वो बढ़ते रहते हैं। दैट मीन्स इवन दो प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मूवमेंट वो शो करते हैं। अब आप अपने आप को कंपेयर करें आपके चाइल्डहुड पिक्चर्स के साथ कि पहले आप कितने छोटे थे, फिर थोड़े से लंबे हुए, फिर थोड़े से और लंबे हुए। पहले घुटने के बल चलते थे, अब आप पैरों के बल चलते हैं। को कैसी ड्रेसेस आप पहनते थे पहले 4 साल पहले, लेकिन वो अब वो ड्रेसेस आपको नहीं आती। नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्ज इन साइज, क्योंकि अब आप बड़े हो गए। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रोथ इन योर बॉडी। ये किसकी वजह से है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ग्रो कर गई है। प्लांट एंड अदर लिविंग बींग्स, प्लांट और जो कुछ और लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग हैं सब ग्रो करते हैं। क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग की? लिविंग बींग जो है ये कंसिडर कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा यस। लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ऐसे कोई भी 5 लिविंग बींग्स का नाम लिखिए जो जिनको खाना चाहिए ग्रो करने के लिए। चलिए, तो अब आप कोई भी 5 चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। प्लांट्स आपको पता ही, हम पहले पढ़ चुके, प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं, तो प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए, एनिमल्स भी खाते हैं, बर्ड्स भी अपना दाना चुनती है। तो इस तरीके से आप 5 लिविंग बींग्स का नाम लिखिए जिनको फूड चाहिए होता है। नाउ अब सोचो एक प्रोसेस है ऐसा कुछ जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट आफ्टर अ नॉर्मल वॉक। मतलब जब आप में एक नॉर्मल चलते हैं तो आप काउंट करिए कि आपने कितनी बार सांसें ली हैं। जब आप दौड़ रहे तब कितनी बार लिए हैं, और कुछ डांस किया थोड़ा बहुत तब आपने कितनी किया। रिकॉर्ड डाटा और ऑब्जर्व। तब आपको डू यू नोटिस एनी डिफरेंस? क्या आपने कोई नंबर नोटिस किया डिफरेंस इन नंबर ऑफ द ब्रेथ सांस लेने में? तो यस, डिफरेंस होता है कि जितना ज़्यादा आप बॉडी के साथ काम करते हैं उतनी ही जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं। मतलब एक नॉर्मल वॉक के साथ सपोज करिए आप 40 बार सांस लेते हैं नॉर्मली 1 मिनट में। जब आप रन करेंगे तो ये 50-55 हो जाएगा। अगर आपने फ्यू डांस स्टेप्स किए हैं तो ये 45 या 48 भी हो सकता है। तो मतलब हर तरह की बॉडी के जितना तेज़ मूवमेंट होगा उतनी जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्या आपने नोटिस किया जी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वो मैंने आपको बताई है, ये है कि जितना ज़्यादा आप बॉडी को तेज़ तेज़ मूव करेंगे उतनी ज़्यादा आप ब्रीद करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग अगर आप अदर एनिमल्स में देखें, जैसे डॉग्स है, कैट है, काऊ और बफेलोज है, तो आप देखेंगे कि जब वो सो रहे होते हैं, जब वो लेटे हुए होते हैं, तब आप देखेंगे तो जब वो सांस लेते हैं तो उनका जो पेट है वो थोड़ा फूल जाता है। जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं तो वो थोड़ा पिचक जाता है। मतलब इस तरह का आप मूवमेंट उसके अंदर महसूस करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो एयर जो है वो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है, और जब हम ब्रीद आउट मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो एयर जो है हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। ब्रीदिंग का जो ब्रीदिंग जो है इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। एक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है पूरा उसका पार्ट है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? अब आप बताइए क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं?
प्लांट्स भी साथ लेते हैं। देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो लीव्स के सरफेस पे होते हैं। ये जो पोर्स हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को हवा को अपने अंदर ले जाने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए। इंटरेक्ट विद सीनियर क्लास स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट if they can demonstrate stromata using a microscope in your class। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो 7th 8th के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए ताकि वो उनके पास अगर वो माइक्रोस्कोप हो तो वो आपको शो करेंगे कि हर जो लिविंग बिंग है। यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है कि पत्तियाँ, पत्तियों के ऊपर पानी जो है वो है, बट स्ट्रोमेटा यहाँ नहीं दिखाया हुआ, लेकिन आपकी क्लास में मैम आपको माइक्रोस्कोप से दिखा सकती हैं। क्या आपने नोटिस किया यहाँ पर वाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट्स अराउंड द आर्मपिट ड्यूरिंग समर? कभी आपने नोटिस किया कि जब आप गर्मियों में कपड़े पहनते हैं तो आर्मपिट, यहाँ पर जो बगल होती है जिसे हम बोलते हैं अंडर आर्म बोलते हैं, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वह पैचेस बन जाते हैं, मतलब पसीना आता है, थोड़ा गीला होता है और जब वो सूखता है तो थोड़ा सा पसीना का मतलब वाइट कलर का हो जाता है, थोड़ा सा स्पॉट। ये जो पैचेस हैं ये आपकी स्वेटिंग की वजह से बनते हैं। स्वेट के अंदर हम माना जाता है कि उसके अंदर पानी और सॉल्ट होता है जो हमारी बॉडी से निकलता है एज वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन। यूरिन भी जो है वो हमारा एक्सक्रीशन की वजह से बनता है, ये सारे एनिमल्स में भी बनता है। क्या डू यू नो दैट प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या आपको पता है कि प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? यू मे नोटिस प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। आपने देखा होगा कि अगर आप एक प्लांट होता है उसके अंदर ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो पानी अपने आप निकलने लगता है। एक बार तो मिट्टी के अंदर चला जाता है, 2 सेकंड 10-20 सेकंड के बाद वो बाहर निकलने लगता है। तो एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑन द लीव्स, और वो मिनरल्स को भी एक्सक्रीट करते हैं जैसे इस फिगर में दिखाया गया, छोटी छोटी बूंदों के तौर पे जो पत्तियों के ऊपर आप नोटिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रास और रोजेज़, कभी भी आप ग्रासेस को और रोजेज़ को देखिए, आपको दिखाई देगा वहाँ पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। इसी तरह जो ये हम मान सकते हैं कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो सब एक्सक्रीट करते हैं। तो अभी तक हमने दो जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, एक तो वो ग्रो करेंगे, एक वो एक्सक्रीट करेंगे, और एक वो क्या करेंगे, सांस लेंगे, एयर को ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अगर आप गलती से, व्हाट इज़ योर रिएक्शन इफ अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट? सपोज कोई भी आप कांटे या चाकू, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो आप चलते हुए उसके ऊपर पैर रख देते हैं और आपके पास शूज़ नहीं है, आपने एक हॉट कप ऑफ टी, गलती से गर्म चाय के कप को आपने हाथ लगा दिया है या फिर, तो क्या होगा? तो जैसे ही आप थोन पर या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट पर करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, स्टिमुलाई, एक एक्शन परफॉर्म होगा। एनीथिंग और एनी इवेंट दैट प्रोमोट लिविंग बींग्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। मतलब कोई भी चीज़ जो हमें प्रमोट कर रही है, प्रॉम्प्ट कर रही है कि हम कोई एक्शन करें, उसे बोलेंगे स्टिमुलस। मतलब ऐसी चीज़ जो हमें एक्शन करने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। और जो एक्शन हम करेंगे उसे बोलेंगे स्टिमुलाई। लिस्ट 3 स्टिमुलाई, कोई भी 3 स्टिमुलाई को स्टिमुलाई बताइए, प्लूरल स्टिमुलस बताइए, और आपकी बॉडी के इंस्टेंट रिस्पॉन्स। इंस्टेंट रिस्पॉन्स क्या होगा? जैसे अगर आपने कप को छुआ तो एकदम से आपको गर्म लगेगा, आप उस कप को वहीं छोड़ देंगे। आपको जैसे ही कांटा चुभेगा आप एकदम से दर्द से चिल्लाएंगे, वहाँ से बॉडी से ब्लड आएगा और आप उस कांटे को निकालेंगे। तो ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स हम करेंगे। डू प्लांट्स ऑल्सो, क्या प्लांट्स भी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? यस, प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे टच मी नॉट एक पौधा होता है, मिमोसा उसका इंग्लिश नाम है, जिसे हम हिंदी में छुईमुई, लाजलू वगैरह प्लांट बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही आप उसकी लीव्स को हाथ लगाएंगे वो अपने लीव्स को अंदर फोल्ड कर लेता है। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरह की पत्तियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी पत्तियाँ, जैसे ही आप टच करेंगे ये दोनों पत्तियाँ आपस में मिल जाएंगी, मतलब ये अपने आप को बंद कर लेगा, इसे बोलते हैं छुईमुई। वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है जैसे आप उसे टच करेंगे। क्या आपने ऑब्जर्व किया कुछ ऐसे प्लांट और होते हैं जो अपने लीव्स को अपने अंदर बंद कर लेते हैं जब आफ्टर सनसेट, मतलब शाम के टाइम पे? स्पेसिफिकली द लीव्स ऑफ अ सर्टेन प्लांट फेसिंग ईच अदर टेंड टू कम टुगेदर।
मतलब स्पेसिफिकली जो ये वाली लीव्स है आपस में एक दूसरे के साथ फेस है, वही आपस में फोर्स करके बंद होती है। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला। जैसे आंवला के पेड़ में आप देखेंगे तो वहाँ की लीव्स अपने आप में बंद हो जाती है। तो मतलब है हर जो लिविंग बीइंग है वो रिस्पॉन्ड करता है किसी ना किसी स्टिमुलाई को। फाइंड अ म्यू प्लांट, कुछ और प्लांट्स को भी फाइंड आउट करो जो अपनी लीव्स को सनसेट के बाद बंद करते हैं। वाई डू द लीव्स, छुई और आंवला की जो लीव्स हैं वो इस तरीके से क्यों रिस्पॉन्ड करती है, इनके लिए कौन सा स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल है उनके इस बिहेवियर के लिए। तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कैट्स, छोटे बच्चे होते हैं कैट्स, डॉग्स और अदर एनिमल्स के, वो भी क्या करते हैं, जैसे कोई छूता है उनको तो वो अपने आप में सिकुड़ जाते हैं। क्या आपने देखा है कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स का कोई छोटा बच्चा भी पैदा होता हो? कभी आपने देखा है कि कोई पेंसिल का नॉन छोटा ये बच्चा हो, चेयर्स का हो या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब का हो? तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस। ये हमारी फोर्थ जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, मतलब वो नया बेबी या यंग वंस जो है वो बोर्न करते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ ओन काइंड, मतलब खुद के जैसा एक और नया जो नया वन है उसको प्रोड्यूस करना। वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी? अब रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्योंकि सपोज अगर हम देखें तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज सिर्फ 10 लोग हैं, 10 ह्यूमन है पूरी अर्थ पर। अगर ये 10 ह्यूमन जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कभी ना कभी ये मरेंगे, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डाई भी ज़रूर होंगी, वो मरेंगे भी ज़रूर। तो अगर वो जब मरेंगे तो वो 10 के 10 ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ह्यूमन ख़त्म हो गए। इसीलिए जो है लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए उनका रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है कि वो 10 जो है वो नए 5 को जन्म देंगे तो टोटल 15 हो जाएंगे। फिर वो 5 जो मिल गए वो और 2-3 को जन्म देंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू जो है वो बढ़ती रहती है। When a living being is not able to exhibit all of the above, अब लिविंग बीइंग अगर इनमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने में एबल नहीं है, डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सपोज उसको फूड एयर वाटर पूरा प्रॉपरली मिल रहा है तो भी वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर करने के लिए ज़रूर नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलेंगे डेड। क्योंकि आपने देखा होगा जो डेड बॉडी है वो ना तो सांस लेती है, ना वो खाना खाती है, ना ही वो एक्सक्रीट करती है, ना ही वो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसे बोला जाएगा डेड। तो इस ऊपर के सारे डिस्कशन से हम समझ सकते हैं कि सारी लिविंग बीइंग है वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती हैं। और लिविंग जितनी भी लिविंग बीइंग है वो मूवमेंट शो करती हैं, उनको फूड चाहिए होता है खाना खाने के लिए, वो सांस भी लेते हैं, वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, किसी न किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स भी करती है, और इवेंचुअली एट द लास्ट वो मर जाती है। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर इंडिकेट दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो इनमें से कोई भी काम नहीं करती है, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग है। हर लिविंग थिंग जो है वो उसको खाना चाहिए, वो ग्रो करेगी, वो सांस लेगी, वो रिप्रोड्यूस करेगी, वो एक्सक्रीट करेगी और स्टिमुलाई को करेगी। अगर कोई भी इनमें से एक भी चीज़ है जो उसके अंदर एब्सेंट है तो मतलब वो नॉन लिविंग थिंग है। चलिए, तो अब यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई। अब आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को आइडेंटिफाई करना है। 4th और 5th जो कॉलम है टेबल 1 में वो आप करिए। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ सीड? अब सीड को जो है वो आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग? तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। अब सीड को ग्रो करने के लिए, सीड को एक पौधा बनने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। क्या आपने कभी भी ऑब्जर्व किया है कोई भी सीड जनरेट हो रही है? अगर आपने कभी भी, आप सोचेंगे, आप चकित हो जाएंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है जर्मिनेशन के लिए। मतलब सीड को ग्रो करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर करनी है। तो आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से पता करेंगे कि कौन सी कंडीशन इनको चाहिए? चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उन्होंने एक जैसे 4 पॉट लिए हैं, हमने 4 पॉट लिए हैं जिसके अंदर हमने गार्डन सॉइल डाली है, और 4 बीन सीड्स हमने लिए हैं, हर पॉट में हमने उसको दबा दिया है। इन कीप द दीज पॉट इन द फॉलोइंग। अपन हम इनको अलग अलग कंडीशंस में रखेंगे। जैसे एक यहाँ पर हमने ए में है तो हमने सीड्स तो डाल दी हैं लेकिन हम इसको वाटर नहीं करेंगे,
और इसको सनलाइट में रख देंगे, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। पॉट बी है, इसको सनलाइट में तो रख दिया है लेकिन इसके अंदर पानी एक्सेस में डाल दिया है कि देखो ये निकल रहा है। पॉट सी है, इसको हमने मतलब गीली मिट्टी में तो रखा है लेकिन इसको अंधेरे में रख दिया, सनलाइट में नहीं रखा है। पॉट डी है, उसको गीली मिट्टी भी मिल रही है और सनलाइट में भी रखा हुआ है। ठीक है, तो अब 15 दिन के बाद जब आप इस ऑब्जर्व करेंगे, इंडिकेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर फॉर ईच सीड। अब ये बता रहा है कि किस तरीके से हमने जो है अवेलेबिलिटी करी है। जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में क्या किया था, हमने उसको एयर में रखा था, हवा भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है, लेकिन उसको वाटर नहीं दिया है, ये हमने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अब सेकंड वाले में हमने क्या किया था, सेकंड वाले में हमने एयर भी दिया है, वाटर भी दिया है, लेकिन वाटर क्या दिया है, एक्सेस में दिया है। ठीक है, थर्ड वाले में हमने एयर तो दी है, वाटर भी दिया है, लेकिन सनलाइट नहीं दी है, और इसके अंदर हमने तीनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से दी है। अब प्रिडिक्शन क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रिडिक्शन क्या है कि वो क्या ग्रो करेगा, तो रेगुलरली ऑब्जर्व करना है, और आपको 10 दिन के बाद अब जो है वो जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। डू यू थिंक द सनलाइट, क्या आप सोच सकते हैं कि सनलाइट ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए? क्या सीड्स जो है वो हर पोर्ट में जो है वो रिसीव कर रही है एयर, वाटर एंड सनलाइट? क्या ऐसा कोई पोर्ट है जिसके अंदर हवा अवेलेबल नहीं है? अगर है तो क्यों नहीं है? What happens to the seeds in the pot where water is provided in excess? उस केस में क्या होगा, जब हम एक्सेस पानी डाल देते हैं तो क्या होगा, कौन सी जो सीड्स है वो दोनों चीज़ों को रिसीव कर रही हैं, आइडेंटिफाई करना है और उसको देखना है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहाँ हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इसको फिल करेंगे, तो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल ऑफ द सीड, क्या ज़रूरी है किसी भी सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, अगर हम एयर, वाटर, एयर, सनलाइट में से, तो कंपेयर करेंगे हम अवेलेबल कंडीशन को। हर पॉट में जर्मिनेशन जो है वो रिक्वायर करता है राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। तो आपको देख रहा है कि क्या जो जर्मिनेशन है, जो बीज की जर्मिनेशन को प्रॉपर वाटर चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए। वाई डू सीड्स रिक्वायर, सीड्स को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर इनमें से एक भी चीज़ एब्सेंट होगी तो क्या वो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा? तो इसको हम सीड जर्मिनेशन को एक कंडीशन से समझ सकते हैं। जो इसका इफेक्ट है हम वो एक्टिविटी 2.2 में देखेंगे। 10.2 में हमने देखा वाटर जो है वो सीड्स को ज़रूरी होता है। वाटर जो है इनेबल करता है सीड्स को कि कैरी आउट करें वो प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी जो काम है, प्रोसेस है, उसको वो कंटिन्यू करें। जो आउटर कवरिंग होती है सीड की, उसको सीड कोट बोलते हैं। तो वाटर क्या करता है, उस हार्ड होता है, उसको सॉफ्ट करेगा, उसको गलाएगा, और उसके अंदर से जो छोटे छोटे टाइनी एम्ब्रियो है जो छोटे, उनको डेवलप करेगा प्लांट की फॉर्म में। अब एयर और सॉइल क्यों चाहिए? सीड को एयर भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। वो क्या करेंगे, एयर अवेलेबल जो स्पेस है सॉइल पार्टिकल में, जो मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वहाँ से वो एयर लेते हैं। मोर ओवर स्पेसिस बिटवीन सॉइल पार्टिकल ऑल्सो रूट्स टू ग्रो ईजीली। तो वो अलाउ करते हैं सॉइल के जो पार्टिकल है, जब रूट्स बन जाएंगे तो उनको अपने बीच में जगह दे प्रोवाइड कर देते हैं। अब लाइट जो है डार्क कंडीशन क्या क्या है, हमने देखा कि जो बीन सीड्स हैं उनको लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है उनकी जर्मिनेशन के लिए, उनको ज़रूरी नहीं है। इन जनरली जो है ज़्यादातर जो बीज होते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं होती है लाइट की, लेकिन जर्मिनेशन के बाद उन्हें सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि सीड्स जो है वो ग्रो कर सकें। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने कुछ क्या है, कुछ सीड्स है जो फ्लावरिंग प्लांट की, जैसे कॉलेस और पेटूनिया के हैं, उनको लाइट भी चाहिए होती है जर्मिनेट्स के लिए। तो कुछ एक को नहीं चाहिए होती, कुछ को चाहिए होती है। इस इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, हमने माइंडफुल ईटिंग जो हमारा चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी है उसको एक बैलेंस डाइट चाहिए गुड हेल्थ और गुड प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसी तरह प्लांट्स को भी अपनी फेवरेबल कंडीशन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जो जर्मिनेशन को अफेक्ट करें? तो आपने देखा कि किस 10.1 में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग बींग्स को करते हैं बनाने के लिए, कि वो प्लांट, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग बीइंग के लिए,
तो क्या आपने देखा, डू प्लांट्स शुड शो ग्रोथ इन एक्टिविटी, के प्लांट ग्रोथ दिखा रहे हैं? हाँ, प्लांट ग्रोथ दिखाएंगे हमारी एक्टिविटी 2 में, जब हम उनको पानी और सनलाइट जो है वो प्रॉपर देंगे, एयर प्रॉपर देंगे। तो अब जो है लेट अस स्टडी अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी सीन क्लियरली। ऐसे कुछ और भी फीचर्स हैं जो हमारी क्लियरली हमें प्लांट्स में दिखाई देती है उनकी ग्रोथ और मूवमेंट के लिए। जैसे अब क्वेश्चन क्या है कि कैसे प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट में, क्या सनलाइट जो है वो अफेक्ट करती है हमारी ग्रोथ को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को? इन विच डायरेक्शन वुड द रूट एंड शूट ऑफ द प्लांट ग्रो, जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो कौन से डायरेक्शन में मूव होंगी? एंड मूव इफ द प्लांट इज प्लेस्ड इनवर्टिया, अगर प्लांट्स जो है वो उल्टा रखा जाए तो किस तरीके से करेंगे? तो हमें कुछ डिज़ाइन करनी एक्टिविटी। तो इन्होंने कहा है इस सब का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कुछ बीन्स और कुछ ग्राम की सीड्स को लो एंड अलाउ देम टू जर्मिनेट, उनको मॉइस्ट क्लॉथ में, जब मतलब गीले कपड़े के अंदर उनको रख दो और उनको अलाउ करो या फिर टिश्यू पेपर में कि वो ग्रो करें। जैसे ही वो जर्मिनेट हो जाएंगी, डेवलप इनटू अ सीडलिंग, तो उनको क्या करें, एक स्मॉल रूट और स्मॉल शूट उसके अंदर आ जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने नीचे देखिए यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये बीट्स के अंदर जो है कुछ आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, एक को सीधा रख दिया, एक को उल्टा रख दिया, इनवर्टिकल रख दिया है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ बोलिए, अब 3 ग्लास बीकर लो, उनको ABC लिखो, उनको टेक 3 ग्लास प्लेट, कुछ कांच की प्लेट्स भी लो और अटैच अ थिक ब्लोटिंग पेपर टू वन साइड ऑफ ईच प्लेट, हर प्लेट के एक साइड में जो है थिक ब्लोटिंग पेपर रख दीजिए, या फिर ऑफ ईच यूजिंग अ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड, एक कॉटन का थ्रेड के साथ उसको जो है वो रखिए। ठीक है। नाउ प्लेस 1 ग्लास, फिक्स 1 सीडलिंग ऑन ईच प्लेट, हर प्लेट के पास एक प्रॉपर सीडलिंग रख दीजिए यूजिंग अ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड, जैसा आपको दिखाया गया, सिर्फ सॉफ्ट कॉटन थ्रेड के साथ। तो इस तरीके से रखिए और इसी तरह बीकर में भी अरेंज करिए कि शूट जो है उसका सीडलिंग इज डायरेक्ट, शूट जो है वो नीचे कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया है। ओके। और यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर जो सी वाला पार्ट है उसको बॉक्स में रख दिया गया है और एक होल है उसकी साइड, बैक साइड में एक छेद किया हुआ है जहाँ से सनलाइट उसके ऊपर आ रही है। ठीक है। प्योर वाटर करिए, तीनों बीकर में पानी डाल दीजिए, इंश्योर करिए कि जो सीडलिंग है उसके लेवल तक पानी आ जाए। ठीक है। बीकर के अंदर जो सीडलिंग है वो थोड़ा पानी से ऊपर ही रहे। अब लेट द बॉटम ऑफ द ब्लोटिंग पेपर गेट कम्प्लीटली वेट, अब ये देख लेते हैं कि जो बॉटम है वो ब्लोटिंग पेपर का वो बिल्कुल वेट हो जाए बाय सोकिंग द वाटर में उसको भिगोइए और वो पूरा वो हो जाए, गीला हो जाए। बीकर A और B को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए और बीकर सी को इस तरीके से रखिए कि वो कार्डबोर्ड में रखिए। ठीक है। तो चलिए अब हम ये जो बाकी है ये हम बाद में करेंगे। ये आपको टेबल 10.3 इस तरीके से भरना है, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, बाकी हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके।